तो इस वीडियो में देख रहे थे कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में हुआ, उड़ीसा। उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने वहीं पे कटक में ही यूरोपियन स्कूल से की। कॉन्वेंट स्कूल इंग्लिश स्कूल था। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंशियल कॉलेज में उनका एडमिशन हुआ। चूँकि 1913 में उन्होंने 10वीं की एग्ज़ाम दिया था, जिसमें सेकेंड रैंक लाए थे पूरे यूरोपियन स्कूल में। प्रेसिडेंशियल कॉलेज में उनका एडमिशन हुआ। अब प्रेसिडेंशियल कॉलेज में उनके साथ घटना घट गया कि वहाँ पे एक जो टीचर था, वो थोड़ा बदमाश टाइप का टीचर था। वो इंडियन स्टूडेंट को देखना ही नहीं चाहता था। अब उनका झड़प हो गया सुभाष चंद्र बोस से। इन्होंने उसको पीट दिया। उससे पहले भी कहानी हुआ, जाके एक दो बार प्रचारे प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल माना नहीं, लेकिन फिर भी वो नहीं माना। एक दो बार स्ट्राइक भी किए थे उस टीचर के खिलाफ, फिर भी प्रिंसिपल उस टीचर पे कोई कार्रवाई नहीं किया। तो फिर उस टीचर ने जाके सुभाष चंद्र बोस के साथ बदतमीजी की। सुभाष चंद्र बोस ने उस टीचर को पीट दिया। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस को रेस्टिकेट कर दिया था कॉलेज के बाद। कॉलेज से रेस्टिकेट होने के बाद 1916 में वो अपना फिर भारत आ गए। यहाँ पे उनके पिताजी जो जानकी लाल बोस थे, उनके पिताजी ने उनको समझाया कि तुम ICS का एग्ज़ाम दो। इंडियन सिविल सर्विस का एग्ज़ाम होता था उस समय। तो सुभाष चंद्र बोस ने उसके एग्ज़ाम की तैयारी में लग गए। तो उस समय ICS का कोर्स 4 साल का होता था, और जितना भी इंडिया में बड़ा बड़ा पदाधिकारी बनता था वो सब ICS करके ही बनता था, इंडियन सिविल सर्विसेज। तो सुभाष चंद्र बोस का ICS में हो गया। अब वो भी चौथा रैंक लाए। 4 साल का कोर्स करने के लिए गए थे वहाँ पे ब्रिटेन में, तो उसको वही 7 महीने में ही पूरा कर दिया था और चौथा रैंक लाए थे। ठीक है। उसके बाद उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन किया, कुछ दिन काम किए, लेकिन उनको लगा कि अरे यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस को लगा कि जो अंग्रेज लूट रहा है, जो अंग्रेज खसोट रहा है, उसी के साथ मिलके उसी की कुर्सी पे बैठ के हम भी, उनको ये चीज़ जचा नहीं था। क्योंकि भारत में उन अंग्रेजों ने भारत की ये दुर्दशा करके रख दिया था जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे। उस समय कॉलरा फैला हुआ था, हैजा, जिस हैजा की वजह से लगभग 2.5 लाख लोग मारे गए थे। गांव का गांव निहट गया था उस हैजा बीमारी से। तो सुभाष चंद्र बोस इस चीज़ को लेके स्तब्ध थे, बहुत ही स्तब्ध थे। तो उन्होंने ICS एग्ज़ाम छोड़ा तो भारत में पूरा हल्ला हो गया कि भाई कौन ऐसा लोग है जो ICS का एग्ज़ाम पास करने के बाद उस ICS के नौकरी को छोड़ दिया, उस ICS के नौकरी को। तो सुभाष चंद्र बोस ने उस ICS की नौकरी पे लात मार दी। लात मारने के बाद जब इंडिया आए तो उनको उनके स्वागत में पानी वाले जहाज से इंडिया आए थे। सुभाष चंद्र बोस के स्वागत में 10,000 लोग से ज़्यादा वहाँ पे उनके स्वागत में खाली लोग खड़ा था। ठीक है। अब सुभाष चंद्र बोस रिजाइन मार के ICS के, इंडियन सिविल सर्विसेज के जॉब को रिजाइन मार के इंडिया आए। इंडिया आने के बाद गांधी जी उनको प्रेरित किए कि आइए कांग्रेस में मिल जाइए। तो कांग्रेस में शामिल हो गए सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा को भारत के लगभग हर एक कोना में लोग मानने लगा था। सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी से ज़्यादा लोग पसंद करने लगा था। कांग्रेस में जैसे ही आए तो ये अपने तरफ से कांग्रेस को चलाने लगे थे। कुछ दिन बाद हुआ कि जो अपना 1928 तक लगभग कांग्रेस 1928 तक लगभग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था 1928 कि अंग्रेज़ों को बहुत दिक्कत होने लगा था। ठीक है। उस समय 1928 के समय में भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड इरविन था, गांधी इरविन समझौता। अब ये कहानी भी आपको बताएंगे कि अगर गांधी इरविन समझौता में अगर गांधी जी चाहते तो भगत सिंह का फांसी रुकवा सकते थे। क्योंकि सामने से इरविन बोला था कि आप अगर भगत सिंह की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि आगे से ये कोई काम, गलत काम, क्रांतिकारी वाला काम नहीं करेगा, तो भगत सिंह को छोड़ देंगे। लेकिन गांधी जी बोले नहीं, जो क्रांतिकारी लोग मेरे साथ आया उसी को छोड़ना। तो सुभाष चंद्र बोस यहाँ भारत आए। अब उस समय भी सुभाष चंद्र बोस के एक डोमिनियन स्टेट, उस समय इरविन ने गांधी जी को बुला के मैनिपुलेट किया था। इरविन बोला था गांधी जी से कि एक काम करते हैं, आपको आज़ादी ही चाहिए ना, तो भारत को डोमिनियन स्टेट के रूप में हम घोषित कर देते हैं। अब डोमिनियन स्टेट के रूप में घोषित करते हैं तो गांधी जी तो मान गए, लेकिन सुभाष चंद्र बोस नाराज हो गए। वो बोली डोमिनियन स्टेट के रूप में। गांधी जी को मतलब समझा कि डोमिनियन स्टेट क्या होता है कि सरकार भले आपका रहे, लेकिन आपके सरकार का जो भी नीति बनेगा वो सारा का सारा नीति ब्रिटेन से बन के आएगा। आप डोमिनियन स्टेट
में बने रहेंगे तो आप दूसरे कंट्री के साथ अपने जो रिलेशन है उसको साझा नहीं कर सकते हैं, किसी के साथ अच्छा रिलेशन बनाना नहीं सकते हैं, आप अपने सैनिकों को मजबूत नहीं कर सकते हैं। तो डोमिनियन स्टेट मतलब कठपुतली वाला हो गया कि सारा शासन प्रशासन इंडिया का रहेगा लेकिन वहाँ से चलाएगा ब्रिटेन से। तो सुभाष चंद्र बोस क्या किए, इस चीज़ का विरोध कर दिए। अब इस चीज़ का विरोध किए तो गांधी जी को भी खटकने लगा, गांधी जी को ये बात खटकने लगा, सुभाष चंद्र बोस का कद जो था कहीं ना कहीं गांधी जी से ज़्यादा ऊंचा होने लगा। अब आया फिर समय 1939 का, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक तरफ ब्रिटेन, अमेरिका और एक तरफ जापान, जर्मनी, इटली, तो इधर अमेरिका की साइड पोलैंड। तो इधर जो था ब्रिटेन जो था मित्र देश में शामिल था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। अब चूंकि सुभाष चंद्र बोस अपना जियो पॉलिटिक्स, सोचिए उनका दिमाग कहाँ तक था, दिमाग उनका कहाँ तक था, लेकिन जो सुभाष चंद्र बोस थे वो दिमाग लगाए कि अब अंग्रेज को भगाना है तो हमको प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश की तरफ से लड़ना ही नहीं है, हम लड़ेंगे तो जापान या जर्मनी की तरफ से। ये बात जाके गांधी जी को साझा किए सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी इस पे गर्म हो गए, गांधी जी मानने के लिए तैयार ही नहीं हुए। अब करे तो करे क्या। फिर 1939 में जाके सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और 1939 में ही कांग्रेस का इलेक्शन था, कांग्रेस के अध्यक्ष पद का इलेक्शन था, जिसमें एक तरफ खड़ा थे सुभाष चंद्र बोस और दूसरे तरफ खड़ा थे सीतारमैया। ठीक, और सीतारमैया के पक्ष में गांधी जी थे और गांधी जी सीतारमैया का इतना प्रचार कर रहे थे कि वो तो मिलजुल के जो करते थे पत्र के माध्यम से भेजते थे सभी नेताओं को, सभी लोगों को कि आप जो है सीतारमैया का समर्थन कीजिए, क्योंकि सीतारमैया की जीत गांधी जी की जीत, सीतारमैया की हार गांधी जी की हार। इतना मैनिपुलेट करने के बाद भी सुभाष चंद्र बोस इलेक्शन जीत गए थे, कांग्रेस के अध्यक्ष का इलेक्शन जीत गए थे। सुभाष चंद्र बोस को 1980 वोट आया था, सुभाष चंद्र बोस को 1980 वोट आया था, लेकिन वही सीतारमैया को मात्र 1375 वोट आया था। अब सुभाष चंद्र बोस जीत गए, अपने लेवल से अपने तरीके से काम करने लगे, लेकिन गांधी जी के ईगो पे आ गया कि सीतारमैया कैसे हार गया, सीतारमैया हार गया तो हम हार गए। ये अपना ईगो पे ले लिए, फिर दबाव बनाए सुभाष चंद्र बोस पे। सुभाष चंद्र बोस चूंकि गुरु मानते थे महात्मा गांधी को, लेकिन सुभाष चंद्र बोस पे अपना दबाव बना के जाके इस्तीफा ले लिए। सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे दिए। अब इस्तीफा दे दिए, उसके बीच इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजों के द्वारा बहुत ही तंग किया जा रहा था, बहुत ज़्यादा तंग किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेज उनको लगभग 12 बार जेल में बंद किया था, और जेल में बंद किया था, घर का रेकी करता था। जेल से बाहर आने के बाद सुभाष चंद्र बोस कहाँ जाते हैं, किन से मिलते हैं, अंग्रेज उनको परेशान करके छोड़ दिया था। तब जाके सुभाष चंद्र बोस एक दिन बैठे, दिमाग लगाए करे तो करे क्या। तो सोचे अब जो देश में जो चल रहा है, क्रांति चल ही रहा है, अब विदेश से जाके, बाहर से जाके घेराव करते हैं इस अंग्रेज का। तो क्या किए, तो सबसे पहले दिमाग लगाए, सोचे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो मित्र देश है, पहले चूंकि जो रूस था उस समय यूएसएसआर हुआ करता था, रूस से अच्छा संबंध हुआ करता था भारत का शुरू से ही। तो रूस के पास गए, रूस के पास जाने के लिए एक एजेंट को बुलाया गया, एक मुस्लिम कोई एजेंट था, उनको बुलाया कलकत्ता में उस एजेंट को पैसा कौड़ी दिए। उस एजेंट ने क्या किया, इनको गाड़ी में छुपते छुपाते काबुल पहुंचा दिया। कलकत्ता से ये काबुल गए छुपते छुपाते, फिर काबुल से ये मॉस्को गए, लेकिन मॉस्को में वहाँ पे इनका काम नहीं बना तो वो उधर से आए, फिर निकल गए जर्मनी निकल गए हिटलर के पास। अब हिटलर से जाके मिले तो हिटलर जो था एक ऐसा मतलब शासक था कि अपने जैसा खुद का 4 से 5 जो डुप्लीकेट तैयार करके डुप्लीकेट हिटलर रखता था। आए, फिर गए वहाँ पे सुभाष चंद्र बोस को वहाँ पे बुलाया गया। सुभाष चंद्र बोस अंदर में गए केबिन में, हिटलर आया, हिटलर का हम शक्ल आया। वो सुभाष चंद्र बोस की तरफ हाथ बढ़ाया, बोला हेलो आई एम हिटलर, बोलो क्या दिक्कत है। तो सुभाष चंद्र बोस बैठे रहे, बैठे बोले कि हाँ नमस्ते सर, मेरा नाम सुभाष चंद्र बोस है, मैं भारत से आया हूँ, मुझे हिटलर से मिलना है। फिर हिटलर दोबारा हम शक्ल आया, फिर उसको भी यही बोले, तिवारा हम शक्ल आया, इसको भी यही बोले। अब हिटलर टेंशन में, क्योंकि दुनिया का पहला इंसान सुभाष चंद्र बोस थे जो हिटलर को पकड़ लिए थे, ओरिजिनल हिटलर कौन। फिर जो ओरिजिनल हिटलर आया तब जाके सुभाष चंद्र बोस उसको पहचान गए, खड़े हुए, बोले मैं सुभाष चंद्र बोस भारत से आया हूँ, ऐसे अपना कहानी बताया। तो हिटलर दंग रह गया,
हिटलर दंग रह गया कि दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं था जो हिटलर को अभी तक पहुंचा पाया, लेकिन पहला ऐसा इंसान सुभाष चंद्र बोस थे जो हिटलर को पहचान लिए थे। ठीक, तो हिटलर पूछा कैसे, दुनिया में कोई नहीं पहचाना, तुम कैसे पहचान गए? सुभाष चंद्र बोस एक प्यारा सा जवाब दिए उनको, प्यारा सा जवाब दिए हिटलर को। हिटलर को बोला कि हिटलर का मतलब गर्म खून, गर्म मिजाज, ईगो से भरपूर। अब सामने से आके कोई, जब जिसके अंदर इतना ईगो रहेगा, वो सामने से आके कोई बोल सकता है कि हाय हम हिटलर, इसीलिए आप हिटलर हैं, इसीलिए हमको लगा कि हिटलर अब हो ही नहीं सकता जो सामने से आके हाथ मिलाए, आप हिटलर। हिटलर बहुत खुश हुआ, हिटलर खुश हुआ। हिटलर खुश होने के बाद हिटलर ने फर्स्ट वर्ल्ड वार में ब्रिटिश इंडियन आर्मी से जो जितना भी भारतीय सैनिक था, उसको 4000 भारतीय सैनिक को पकड़ के रखा था, जो सैनिक अंग्रेज की तरफ से, ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहे थे फर्स्ट वर्ल्ड वार में। उस 4000 सैनिक को क्या किया हिटलर, छोड़ दिया और सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। अब सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे 4000 सैनिकों के साथ, और साथ ही साथ हिटलर ने समझाया था सुभाष चंद्र बोस को, बहुत प्रभावित हुआ था हिटलर सुभाष चंद्र बोस से। अब हिटलर जैसा लोग सुभाष चंद्र बोस से प्रभावित हुआ, आप अंदाज लगा सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस क्या चीज़ थे। हिटलर बहुत ही प्रभावित हुआ। हिटलर प्रभावित हुआ, उनसे बोला कि देखिए जर्मनी तो भारत से बहुत दूर है, हमारा एक मित्र देश है जापान, हम उससे बात करते हैं, वो आपको जहाँ तक होगा मदद करेगा अंग्रेज को भगाने में। अब ये 4000 सैनिक को लेके सुमात्रा द्वीप पहुंच गए, जो कि इंडोनेशिया में पड़ता है सुमात्रा द्वीप। वो उस समय जापान के अंदर में था, जापान का कब्जा उस सुमात्रा द्वीप पे था। ठीक है, उस सुमात्रा द्वीप पे पहुंचे, वहाँ पे पहुंचे, वहाँ के फिर स्पेशल जो प्राइवेट हेलीकॉप्टर है उससे फिर वो टोक्यो पहुंचे जापान के प्रधानमंत्री से मिले। जापान के प्रधानमंत्री को भी पूरा एकदम मैनिपुलेट कर दिया, ऐसा मैनिपुलेट किए कि देखिए एशिया में विदेशी लोगों का क्या काम है, आप सामने से खड़ा होइए, आपका एशिया है। उस समय वर्चस्व की लड़ाई जापान लड़ रहा था। फिर जापानी पीएम को बोला कि देखिए आप भी गौतम बुद्ध को मानते हैं, और गौतम बुद्ध की शिक्षा दीक्षा मेरे यहाँ इंडिया में हुई है, तो किसी तरह मैनिपुलेट, अब इतना मैनिपुलेट कर दिए कि जापान का जो पीएम था पार्लियामेंट में जाके, जापान के पार्लियामेंट में जाके खुला ऐलान कर दिया था कि हम सुभाष चंद्र बोस का सपोर्ट करेंगे, सैन्य मदद से, आर्थिक मदद से, जैसे होगा वैसे। अब सुभाष चंद्र बोस वहां से निकल गए बर्मा, रंगून के लिए, रंगून पड़ता है बर्मा में, वहीं पे थे रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस जो थे वो आज़ाद हिंद फौज का निर्माण कर चुके थे। चूंकि जापान और ब्रिटेन का लड़ाई जो था सिंगापुर में शुरू था, सिंगापुर में ब्रिटेन का 80,000 सैनिक था, 80,000 सैनिक में 45,000 सैनिक इंडियन था। अब जापान सिंगापुर में एयर स्ट्राइक करने वाला था। सुभाष चंद्र बोस जापान के पीएम को मना किए कि वहाँ इंडियन भी है, मत कीजिए एयर स्ट्राइक, लेकिन माना नहीं। अब दिमाग लगाएं कि करें तो करें क्या, सुभाष चंद्र बोस करें तो करें क्या। अब सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया कि वहाँ के जापानी पीएम को किसी तरह मना के बोले कि चिट्ठी लिखिए, चिट्ठी में ये लिख दीजिए कि चिट्ठी में हिंदी, तमिल और इंग्लिश तीनों भाषा में ये लिखिए कि तुम भारतीय कब तक इन अंग्रेजों के गुलाम होकर अंग्रेजों का संरक्षण करोगे, तुम भारतीय कब तक गुलाम रह के अंग्रेजों का संरक्षण करोगे, अंग्रेजों के साथ में लड़ोगे। ये चीज़ फैला दिया, बम भी गिराता था, साथ ही साथ चिट्ठी पर्ची भी गिराता था जापान वहाँ पे। अब सिंगापुर में जितना भी इंडियन सैनिक था, ब्रिटिश इंडिया का अंग्रेजों की तरफ से लड़ा था, जितना भी सैनिक इंडियन, सब चिट्ठा पर्चा पढ़ा, सब अंदर ही अंदर सही, उनको भी दिमाग था, वो भी सोचने लगा कहीं न कहीं सही बात है। वो क्या किया, अंदर ही अंदर विद्रोह कर दिया सिंगापुर में, सिंगापुर में विद्रोह कर दिया। अब सिंगापुर में विद्रोह होने के बाद जितना था इंडियन आर्मी, जापान क्या किया, सिंगापुर पे कब्जा कर लिया। अब सिंगापुर जाके यहाँ पे सिंगापुर से फिर ये आ गए अपना बर्मा आ गए। बर्मा से पहले उन्होंने रास बिहारी बोस आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किए थे, उनसे जाके मिले, और ये जो 4000 सिपाही लेके आए थे वो आज़ाद हिंद फौज में जाके सम्मिलित हो गए। सब मिला के आज़ाद हिंद फौज का लगभग 60,000 आर्मी हो गया था, और इन्होंने जाके मणिपुर में जाके अटैक कर दिया था। मणिपुर में अंग्रेजों को खदेड़ के पहली बार इंडियन आर्मी का झंडा उन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार जाके झंडा वो पर फहरा दिया था। वहाँ पे फहराने के बाद सुभाष चंद्र बोस वहाँ से बर्मा से फिर जा रहे थे USSR, चूँकि सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो चुका था। सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म होने के बाद नए कंट्री के साथ रिलेशन डेवलप करने चाह रहा था सबके सब। तो जो सुभाष चंद्र बोस थे वो निकले यहाँ से
इंडिया से निकले यूएसएसआर के लिए, रसिया के लिए, तो बीच रास्ते में ही जो है ताइवान एक जगह पड़ता है, वहीं पे उनका जो हवाई जहाज है वो क्रैश कर गया। कुछ लोग बोलते हैं कि उनका हवाई जहाज क्रैश कर गया, और कुछ लोग बोलता है कि उनको अंग्रेजों के द्वारा टॉर्चर करके मार दिया गया। तो एक गुमनाम हिस्ट्री है। उसके बाद उनके मौत का खबर पता चला, सब पूरे भारत में पता चला। तो उस समय जो रॉयल इंडियन आर्मी होता था ना, ब्रिटिश इंडियन आर्मी, उस ब्रिटिश इंडियन आर्मी में जितना भी भारतीय सैनिक था सब विद्रोह कर दिया। जैसे ही पता चला कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो चुकी है। उसी तरह जो एयरफोर्स था, ब्रिटिश एयरफोर्स, उसमें जितना भी एयरफोर्स के सैनिक थे भारतीय, सब के सब विद्रोह कर दिया। उसके बाद नेवी, मर्चेंट नेवी जो था, उसमें जितना भी लोग भारतीय था सब के सब विद्रोह कर दिया। विद्रोह ऐसा कर दिया कि अंतिम में जो अंग्रेज सरकार था वहाँ पे जो माउंटबेटन था उस समय का वायसराय ब्रिटेन फोन किया। ब्रिटेन कॉल किया कि देखिए भारत में स्थिति खराब है, ऐसी ऐसी बात है, आज़ाद हिंद फौज के लोग अंदर ही अंदर पूरे सैनिकों को मार रहा है। तो उधर से ब्रिटिश का रिप्लाई आया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चूंकि ब्रिटिश पूरी तरह से कमज़ोर हो चुका था, पूरी तरह से ब्रिटेन कमज़ोर हो चुका था, अब वहाँ से सैनिक भेजना ब्रिटेन के बस की बात थी नहीं। तो इसी हनन फनन में धरफर में क्या किया गया, एक अंतरिम सरकार बनाया, कैबिनेट मिशन का गठन हुआ। कैबिनेट मिशन के गठन में अंतरिम सरकार बना था। उसी अंतरिम सरकार के तहत जो पहला प्रधानमंत्री 1946 सितंबर 1946 में जाके नेहरू जी बने थे। और नेहरू जी जो बने थे वो भारत के संविधान और भारतीय झंडा का शपथ नहीं लिए थे, वो ब्रिटिश क्राउन का शपथ लिए थे। ब्रिटिश क्राउन के प्रति अपना ईमानदारी, अपना वफादारी का शपथ लिए थे। तो ये कहानी थी सुभाष चंद्र बोस की। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो इसको फॉलो और शेयर तो जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। और इजी बात है, दिन भर लोग मोबाइल देखता है, कुछ ना अपने पूर्वजों जो कि वास्तव में जो क्रांतिकारी था उसके बारे में तो जानना बनता है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में एक लाइक और एक शेयर तो बनता है। जय हिंद, जय भारत।